कि चलिए आप फोकस करते हैं Hyundai मोटर्स इंडिया पे। अपडेट सामने आ चुके हैं। 14 करोड़ 21 लाख शेयरों का ये ऑफर पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल। वो ग्राफिक स्क्रीन पे रखिएगा। 1865 से 1960 रुपए का प्राइस बैंड। 1960 से कैलकुलेट करूं जितने शेयर्स बिकने को आ रहे हैं तो 27,850 करोड़ का इश्यू साइज। 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को यह आईपीओ खुलेगा। और एक और प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं, आज तक की अपने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ सामने खड़ा है। कंपैरिजन ड्रॉ करके देता हूं टॉप 5 आईपीओज में। Hyundai मोटर्स अगर तो सक्सेसफुल रहा तो 27,850 करोड़ पे मोबिलाइज कर रहा होगा। और इससे पहले जो थे, प्लीज क्विकली स्क्रीन को मूव करिए तब तो निकलेगा। LIC 20,000 करोड़ रुपए, पेटीएम 18,300 करोड़ रुपए, कोल इंडिया 15,500 करोड़ रुपए और GIC 11,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर चुका है। तो बाय फार सबसे बड़ा आईपीओ। और मेरे जहन में एक सवाल सबके होगा, ये दो फ्रंट रनर्स हैं भारत में पर्सनल व्हीकल्स पीवी सेगमेंट में। दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजंस ड्रॉ करके रख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। मारुति सुजुकी पीवी में वैसे भी देश की नंबर 1 कंपनी और Hyundai मोटर्स देश की नंबर 2 कंपनी। एक का पेरेंट जापानीज, एक का कोरियन। कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर स्क्रीन पर आएंगे। कुल बिक्री, कितनी गाड़ियां बेचते हैं FY24, क्योंकि इसका RHP जो आया है वो FY24 तक के नंबर शेल आउट करता है। उसके बाद एक ही क्वार्टर के नंबर्स हैं, तो सारे डिटेल्स FY24 पे कंपैरिजंस ड्रॉ कर रखे हैं। सालाना FY24 में 18.5 लाख गाड़ियां मारुति ने बेची थी और 6.25 लाख गाड़ियां Hyundai मोटर्स ने बेची थी, यानी कि 3.25 गुना ज्यादा बिक्री मारुति सुजुकी की तरफ से आती हुई नजर आई थी। इसमें 87% मारुति का डोमेस्टिक सेल्स है, Hyundai मोटर्स का 79%। ऑलमोस्ट सिमिलर वो आंकड़े हैं। अब आइए फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे। FY24, हां ठीक है, इस प्लेट के आगे बढ़िए। FY24 में मारुति की आय थी 1,41,000 करोड़, Hyundai ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की, यानी कि मारुति ट्वाइस द साइज है रेवेन्यूज के लिहाज से। लाइकवाइज प्रॉफिट्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 13,755 करोड़ रुपए मारुति का मुनाफा था, 6,000 और करोड़ रुपीस Hyundai मोटर्स का FY24 का मुनाफा। 2.5 गुना ज्यादा मुनाफा कमाती है मारुति सुजुकी। अब आई मैंने एक नेट मार्जिन की पिक्चर ड्रॉ करके रख दी है। Hyundai का जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो बेहतर है, रियलाइजेशंस बेहतर हैं। 11.5% नेट मार्जिन है, मारुति के 10% के आसपास। ये अब तक की मोटा मोटी साइज और स्केल का कंपैरिजन था। मैंने उसके बाद FY24 के दोनों की EPS आपकी स्क्रीन पर रख दी है। कोई प्रीमाइस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आउटलुक पे बात नहीं कर रहा हूं। FY24 का EPS था मारुति का 429, उसका 75.5 रुपए के आसपास। जो टारगेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्क्रीन पर आएगा। मारुति इस समय है 4 लाख करोड़ की कंपनी। Hyundai मोटर्स अपने अपर बैंड पे 1.6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कर रही होगी। इस समय मैंने 12,700 रुपए करंट भाव लिया मारुति का, Hyundai का अपर एंड लिया 1,960 रुपए का। और उस लिहाज से FY24 का जो EPS दिखाया था उस पर मैंने PE आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। मारुति 29.6 टाइम्स पे कामकाज करती है और Hyundai मोटर्स FY24 की EPS पे 26.2 टाइम्स पर। शायद जस्ट प्राइसिंग है। Hyundai का कह लीजिए मारुति का साइज, स्केल और भारतीय बाजारों में पकड़ को देखते हुए इतना प्रीमियम तो जस्टिफाइबल लगता है। लेकिन सनी अग्रवाल साहब कैसे देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर को, यह जान लिया जाए। उसके बाद Hyundai के मैनेजमेंट के पास। सनी जी, वैल्यूएशंस देखे, कंपैरिजंस तो इन्हीं दो के बीच में पैरेलल्स ड्रॉ कर सकता हूं मैं। पीवी के दोनों बादशाह, कैसा लगा ये प्राइस बैंड, ये ऑफरिंग Hyundai मोटर्स की? और हमारी एपेटाइट है कि ये 28-29 हजार करोड़ रुपए निकाल के देने की? आशीष जी, आई थिंक एपेटाइट तो डेफिनेटली है, जिस तरह से आजकल तो बहुत कैसा लग रहा है ये प्राइस बैंड, अपर एंड पे कैसा लग रहा है ये Hyundai मोटर्स? आई थिंक कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो अगर हम एक मोटा मोटी 10-12% की हम अगर ग्रोथ भी मानते हैं Hyundai में 25 और 26 में, तो 26 पे तकरीबन 21 टाइम से Hyundai और मारुति 23.5 टाइम मिल रहा है। तो आई थिंक फेयरली वैल्यूड है। थोड़े से कुछ पैरामीटर्स पे Hyundai डेफिनेटली मारुति से बेहतर है, क्योंकि इट्स मोर ऑफ एन अर्बन फोकस, SUV पे का पोर्टफोलियो बड़ा है।
अच्छा, एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा है, तो उसके चलते मार्जिन में मैं आता हूं सनी जी। तो फेयरली वैल्यूड का मतलब क्या, आप लोग क्या करोगे, इस पे बातचीत करूंगा। पहले यतिन के पास चलते हैं जो Hyundai मोटर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर तरुण गर्ग के साथ मौजूद हैं। यतिन, ओवर टू यू, बातचीत करिए और समझाइए कंपनी के बारे में। भारतीय शेयर बाजार जब ऑल टाइम हाई पे है, हुंडई अपनी इंडियन ऑटो बिजनेस को लिस्ट कराने वाला है और आईपीओ की ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ तरुण गर्ग हैं, सीईओ कंपनी के। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। आईपीओ के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन आईपीओ होगा और जो फीडबैक हमको मिल रहा है उससे तो लग रहा है कि इश्यू आपका सब्सक्राइब हो ही चुका है। तो आईपीओ के बारे में बताइए और हुंडई इंडिया के इंडियन ऑपरेशंस के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप पोजीशन है इंडियन मार्केट्स में। देखिए, आज हम 26 साल से ज़्यादा हमें इंडियन मार्केट में हो चुके हैं और हमें बहुत ही प्यार मिला है इंडियन मार्केट में। हम सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम हो गए हैं पैसेंजर व्हीकल मार्केट में और हमने ये पोजीशन बरकरार रखी है। और आई थिंक हमने एक जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है वो शुरू से एक क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की रही है कि वॉल्यूम भी बढ़े, मार्केट शेयर भी अच्छा रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे। तो वो हमने उस मंत्र पे चले हैं। दूसरा, हमने हमेशा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को एक बराबर की इंपॉर्टेंस दिया है। तो राइट फ्रॉम द टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तब से लेके अब तक हम बहुत अच्छे, अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हो तो हम नंबर 1 एक्सपोर्टर रहे हैं। 20% हमारा वॉल्यूम जब एक्सपोर्ट हो रहा है और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट है, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ बहुत पसंद की जा रही हैं। प्रीमियमाइजेशन हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही है। और आज आप देखते हैं तो एसयूवी परसेंटेज जैसे कि इंडस्ट्री का 50-52% पे है, हम लोगों का 68% पे है। और चाहे वो हाई फीचर्स हैं, चाहे वो एडास जैसे है, हमने 8 अपने मॉडल्स में एडास का ऑप्शन दे रखा है। तो ये सब चीज़ों से हमें एक प्रीमियमाइजेशन से एक अच्छी ब्रांड इमेज, इंडियन कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ने का, जो एस्पिरेशनल इंडियन कस्टमर है उसको हम उनको हमारी गाड़ी बहुत एक अच्छी लगती है और इससे हम कंसिस्टेंट ग्रोथ दे पाए हैं। और अब जबकि हमारा तालेगांव में प्लांट भी आ रहा है जो हमें 2.5 लाख कैपेसिटी देगा, तो हम आगे की ग्रोथ के लिए भी तैयार हैं। जी सर, एक जो इन्वेस्टर्स को चीज जाननी है वो है कि हुंडई का जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है इंडियन एंटिटी का, वो लगभग 7% सेल्स का है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। हालांकि आप आईपीओ का वैल्यूएशन देख लें तो पोस्ट लिस्टिंग शायद 45-50% की मार्केट कैप कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जो इम्बैलेंस है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स और कंट्रीब्यूशन टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या आपको लगता है कि प्रीमियम वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है और क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि ये वर्क कर रही है जिसके कारण आपको ये वैल्यूएशन मिल रहा है? देखिए, वैल्यूएशन तो हालांकि मैं बैंकर्स पे छोड़ता हूं, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 को भी देखते हैं तो लगभग 70,000 करोड़ के रेवेन्यू पे हम 13% एबिटा मार्जिन्स बना पाए हैं। और वो क्यों बना पाए हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई की है। एक तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है कि एचएमसी की जो पेरेंटेज है, तो हमें R&D का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला पा रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो सेंट्रो थी जिससे हमने MPFI इंजन इंट्रोड्यूस किया, पावर स्टीयरिंग लेके आए, फिर हमने CRDI डीजल इंजन हम लेके आए इंडिया में। क्रेटा से एक पूरा जिसे कह सकते हैं इंडियन कार इंडस्ट्री बदल गई। और वेन्यू से हमने कनेक्टिविटी लेके आए। एक्स्टर से हमने 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया पूरे, हमने पूरी लाइनअप में। आयोनिक 5 एक और जिसे कह सकते हैं ईवी में एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया है। तो हमारी कोशिश रही है कि इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, लेकिन उसको अच्छी टेक्नोलॉजी पे लाना। दूसरा, प्रीमियमाइजेशन, जो नए नए फीचर्स, जैसे सनरूफ है, आप देखिए लगभग 50% हमारी गाड़ियां सनरूफ के साथ बिक रही हैं। तो हमने वो सनरूफ हमारे इतने सारे मॉडल्स में लॉन्च किया, उससे हमें बहुत एडवांटेज मिला है। सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने एडास इंट्रोडक्शन किया, क्योंकि देश में इतने हाईवेज बन रहे हैं और एवरेज स्पीड बढ़ रही है। तो एडास एक कस्टमर को बहुत ही यूजफुल फीचर के रूप में दिख रहा है, उसका पेनिट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी की किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी है, किस तरह के प्लान्स हैं। अब तालेगांव प्लांट जब हमारा आएगा, कैपेसिटी 30% के लगभग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद इसका मतलब जो लीवर्स हैं हमारे मार्जिन एक्सपेंशन के, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह देखा जाए तो कंपनी को एक बैलेंस रूप में बढ़ने का मौका मिला है और जिसकी वजह से आई थिंक हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इस तरह से अच्छी जो है वैल्यूएशन और आंका जा रहा है।
तरुण जी, तालेगांव एक्सपेंशन के बारे में बताइए कि किस तरीके से कैपेसिटी एडिशन वहां होगी और किस तरीके का ओवरऑल केपेक्स आउटले है आपका अगले 2-3 सालों में? देखिए, आज हमारी कैपेसिटी अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 824,000 की कैपेसिटी है, 8,24,000 की। तालेगांव प्लांट में 2 फेज में कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। 1,70,000 की कैपेसिटी आएगी हमारे पास H2 ऑफ कैलेंडर 25 में, तो जो हमारी कैपेसिटी को 9,94,000 पहुंचा देगी। उसके बाद 2028 में 80,000 और ऐड हो जाएगा, तो लगभग हम ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे कैपेसिटी 2028 तक, जो कि ऑलमोस्ट 30% कैपेसिटी एक्सपेंशन है। आपने कैपेक्स की बात की, तो हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MOU हुआ है, उसके तहत हम 6,000 करोड़ फेज 1 और फेज 2 मिला के लगभग 6,000 करोड़ का वहां पर हम करने वाले हैं, जिसमें कि प्लांट और ऑफकोर्स जो भी हम नए मॉडल्स पे और वो सब सारा उसमें इंक्लूडेड है। और तरुण जी, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आपने कहा कि बहुत सारे मॉडल्स पे आप काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे फीचर्स आप देते हैं। बहुत सारा कस्टमर शिफ्ट अभी ईवीज और हाइब्रिड पे हो गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उस तरफ आप मूव करते हुए देख रहे हैं। आपके जो पीयर्स हैं, जो जापानीज पीयर्स हैं, उनके पास हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इंडियन जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके पास ईवी पोर्टफोलियो है, तो आप कैसे पोजीशन करना चाहेंगे हुंडई को? क्या ईवी और हाइब्रिड वे फॉरवर्ड है आपके लिए? देखिए, अगर आप देखते हैं तो इंडिया अभी एक अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे है, और हमारा मानना है कि जिस तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट चल रहा है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ना ही है। लेकिन हमें क्या करना है इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अपने RHP में लिखा है कि क्रेटा ईवी, जो कि क्रेटा एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड है, फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में हम क्रेटा ईवी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारा पहला हाई वॉल्यूम सेगमेंट में एंट्री होगी, और उसके बाद हम 3 और ईवीज जो हैं अगले कुछ सालों में लेके आने वाले हैं, जो कि मैस और मैस प्रीमियम सेगमेंट में होंगे, जिससे हमें वॉल्यूम मिलेगा। इसके अलावा लोकलाइजेशन पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। बैटरी पैक्स की लोकलाइजेशन ऑलरेडी हो रही है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि सेल मैन्युफैक्चरिंग LFP की होगी, और हम ड्राइव ट्रेन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम एक पूरी लोकलाइजेशन देख रहे हैं ईवी में। फिर हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने चार्ज जोन के साथ टाई अप कराया है, जिससे कि हमारे 100 DC चार्जर जो है हमारे डीलरशिप पे लगेंगे। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ हमने टाई अप किया है, जिसमें 100 चार्जर्स लगेंगे। फिर हम हाईवेज पे भी और कई प्रोमिनेंट लोकेशंस पे हम DC चार्जर्स लगा रहे हैं, 15 लगभग लगा चुके हैं। तो आप देखिए, हम पूरे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, और हमारा यह मानना है कि इंडिया में ईवी जो है अब बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, और जिसकी वजह से ईवी बढ़ने वाली है। जहां तक हाइब्रिड का सवाल है, हमारे पास ऑफकोर्स HMC, हमारे पेरेंट के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी है। तो हमें पास एक्सेस हमेशा रहेगा, और हम आगे की स्ट्रैटेजीज कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपनी मॉडरेट करते रहेंगे। राइट सर, आपने कहा पेरेंट्स एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, जिसके लिए आप रॉयल्टी भी देते हैं। RHP में पढ़ रहा था तो लगभग 5% तक आपने एक रॉयल्टी का प्रोविजन करके रखा है। तो अभी आप कितनी रॉयल्टी देते हैं पेरेंट को, और कोई टाइप की कैपिंग या कोई टाइप का रूपी पेमेंट वहां है? कौन से टर्म्स पे आप ये रॉयल्टी एग्रीमेंट करते हैं? देखिए, हमारी रॉयल्टी जो है वो 3.5% पे है। 3.5% ऑफ दी पैसेंजर व्हीकल रेवेन्यू जो है उस पर हम रॉयल्टी देते हैं। इस रॉयल्टी के तहत हमें सारी टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, चाहे वो ईवी टेक्नोलॉजी है या कल को कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, पूरा सपोर्ट आता है, ब्रांड का सपोर्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक जो रॉयल्टी है, ये अगर हम अपने पीयर्स को देखें या अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखें, तो उसके तहत बहुत ही एक रीजनेबल रॉयल्टी है। आपने बताया कि चेंज, हमारा मानना है कि ये एक रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड तक के लिए इस रॉयल्टी जो है वो सिमिलर रहनी चाहिए। राइट सर, और एक कंसर्न जो एनालिस्ट अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि जो किया है आपकी सिस्टर कंसर्न, इसका एक बहुत अच्छा पेनिट्रेशन इंडियन मार्केट्स में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं पैरेलली टू योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कैनिबलाइजेशन हो सकता है या दोनों ब्रांड्स को एग्जिस्ट हो सकती हैं? कैसे मार्केट शेयर मेंटेन करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट शेयर मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी अगर आप क्लैरिटी दे दें तो। देखिए, जो हमने यहाँ पे 26 साल से हम रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन हमेशा रहा है। एक अच्छा कंपटीशन हमेशा कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नई चॉइसेस मिलते हैं कस्टमर्स को। तो हमारे लिए कोई किसी भी हम कंपटीशन में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर आप देखते हैं SUV स्पेस, और आप देखेंगे कि अगर आप स्पेशली क्योंकि किया की बात की, तो पिछले 5 सालों में किस तरह से हमारे SUV शेयर में बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए, आज क्रेटा लगभग इंडिया के जितने भी ब्रांड है उसमें टॉप 3 ब्रांड में क्रेटा आ चुका है। तो एक हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। हम एक ना सिर्फ SUV, सेडान्स,
हैचबैक्स, पावर ट्रेन्स अगर आप देखते हैं हमारे पास CNG, पेट्रोल, डीजल, EV, हर तरह की पावर ट्रेन हमारे पास है। तो ये जो हमें एडवांटेजेस हैं, और आगे के लिए भी अगर HMC की बात करते हैं तो हमें सारी टेक्नोलॉजीज का हमारे पास एक्सेस है। तो और इंडिया में 8.5 मिलियन 85 लाख कस्टमर्स को हम जो है हमारे कस्टमर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है Hyundai की, और हमारा मानना है कि एज लॉन्ग एज हम इन स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो हम अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएंगे और एक कंटिन्यूअसली क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के साथ हम ग्रो कर पाएंगे, जिसमें कि वॉल्यूम में भी ग्रोथ हो, मार्केट शेयर भी अच्छा रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे। ओके सर, एक आखिरी सवाल मार्जिन्स पे। आपने कहा 13-14% के बीच में आपकी मार्जिन ट्रेजेक्टरी रही है। अभी कमोडिटी प्राइसेस थोड़े बिनाइन हो गए हैं। आपने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा बहुत पिकअप होते हुए आप देख रहे हैं, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। क्या ट्रेंड देखते हैं आप मार्जिन्स में और सेल्स ट्रेजेक्टरी में, स्पेशली इन सेकेंड हाफ? कैसे रहेगी चीजें? आपको लगता है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है यहाँ से? देखिए, एग्जैक्ट फ्यूचर गाइडेंस देना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे आपको बताया कि अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी देखते हैं तो प्रीमियमाइजेशन जो कि हमें बहुत हेल्प कर रहा है, एसयूवीआइजेशन जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर देखें इस साल में भी हम लगभग 68% पे थे, सितंबर में 70% एसयूवीआइजेशन हो गया है। अल्काज़ार हमने लॉन्च किया है, उससे हमें एडवांटेज मिलेगा। हमने और नए नए वेरिएंट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हमने एक्स्टर में डुअल CNG लॉन्च किया है, उससे हमें बहुत एडवांटेज मिल रहा है। वेन्यू में हमने सनरूफ के नए ट्रिम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये बात है कंटिन्यूस। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग में। तो ये सारे एफर्ट जो है हमारे कल्चर में, हमारे DNA में है कि हमें एक ओवरऑल होलिस्टिकली देखना है चीजों को, चाहे वो लोकलाइजेशन है, चाहे वो प्रीमियमाइजेशन है, चाहे वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, और हमें आगे बढ़ना है। तो यही मैं कह सकता हूं, लेकिन एग्जैक्ट फ्यूचर गाइडेंस मार्जिन के बारे में देना मुश्किल होगा। लेकिन एफर्ट हमेशा रहेंगे हमारे कि हम जो है वैल्यू क्रिएट करते रहें, जैसे हमने पास्ट में किया है। वो रिकॉर्ड आई थिंक अपनी कहानी बताता है। और इसी नोट पर सर बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के साथ बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू।